नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं यहाँ पे दुर्गा यादव का घर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, आज यहाँ पे रोड शो होने जा रहा है। दोनों पार्टियों का, भाजपा का भी और सपा का भी आज रोड शो होगा यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इन लोगों से बातें करेंगे कि रोड शो में जो शामिल होने के लिए आए हुए हैं उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। उसके बाद कल के बाद परसों जो है वोटिंग पड़ने वाली है। शुरुआत आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? बराबर आप नहीं करेंगे? मैं जानता नहीं। तो आए हुए हैं ना, सपा के काम रोड शो में आए हुए, कह रहे हैं उनसे बातें करिए। आपका नाम क्या हुआ? मैं ठीक। अच्छा, मेरा नाम कल्पनाथ राम है। मैं कांग्रेस का कांग्रेस की तरफ से हूँ। मेरा घर हरिहरपुर गांव में है। अच्छा, हाँ, यही मेरा। हरिहरपुर गांव की बात कर रहे हैं आप। तो हरिहरपुर को तो योगी जी ने गोद लिया हुआ, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। आईएएस की तैयारी में रहा हूँ इलाहाबाद, उसके बाद मैं वर्तमान में लखनऊ रहता हूँ और आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी में रहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं सिंपल रहता हूँ हमेशा। हम लोग बहुत तंग हैं। मैं तो आईएएस नहीं बन सका, उम्र गुजर गई, लेकिन अब मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ने 4 गुना महंगाई बढ़ाई है। अगर पढ़े लिखों की हिस्से में बात करें तो भाजपा के घर भी जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनकी भी उम्र गुजर गई है। सरकार को हर 5 साल बाद बदल देनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि कोई भी पहले भी तो 10 साल तक जो है कि कांग्रेस रही, उसके पहले कांग्रेस रही, सबका लोगों सोचा कि 5 साल नहीं। देखिए, 13 रुपये किलो चीनी जो थी आज 13 रुपये पाव मिल रही है। जो गैस 500 में था आज वो 1500 में ब्लैक मिल रहा है। सबके घर के लड़के बेरोजगार हैं और बहुत जनता तंग है एकदम। नमक का टेस्ट बदल गया है, मसाला का टेस्ट बदल गया है। और हमारे नौजवान इतने भर्ती का ये लोग फार्म भरवाते हैं, अपने छपवाते हैं, अपने लीक आउट करवाते हैं और लड़कों का कितना नुकसान हुआ। लड़कों का जो उम्र है वो तो जो उम्र बीत जा रही है दोबारा आएगी नहीं। इसलिए सरकार को बदलना तो ये भी कह रहे हैं, विपक्षी ये भी कह रहे हैं ना कि इसके पहले सारे लोग कलेक्टर थे क्या? नहीं। देखिए, अभी कह रहे हैं कि सारे लोग पहले कलेक्टर थे क्या? कलेक्टर बनने के लिए मैं तो बताया ना कि मैं बनना चाह रहा था, लेकिन मेरी उम्र गुजर गई। लेकिन जो बंधु होते हैं मैं उनको लाख लाख बधाई देता हूँ कि ठीक है, मैं नहीं हुआ। आपकी उम्र गुजरने में सरकार का योगदान है भाई। सरकार का योगदान, सरकार की बात अलग है, लेकिन जो एग्जाम होता है 15 महीने में IAS IPS का रिजल्ट घोषित हो जाता है, लेकिन इस तरीके से सारे एग्जाम होने चाहिए। अब जिन लड़कों की उम्र चली गई वो तो गए बेकार। बताइए, सरकार को बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे तमाम लड़के बेरोजगार हैं। और जो अग्निवीर की बात की गई, अग्निवीर में नौजवान कौन जाएगा? अरे भाई, वो कौन जाएगा? हमारे बीएड करने वाले लड़के बेकार हैं, लड़के PhD नहीं कर रहे हैं। और जो लड़के बीएड कर लिए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो उम्र खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? और जवान स्वतंत्र होता है हमारे देश का, जो सेना में भर्ती हो मनचाहा नौकरी करे वो। लेकिन ये लोग कहते हैं आप लेकर खड़े हैं कि आरक्षण बचाओ नौकरी पाओ। आरक्षण सही है, आरक्षण बचाओ नौकरी पाओ। आरक्षण खतरे में है क्या? खतरे में, संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में, बताइए? क्यों नहीं खतरे में? इसको नीचे करके दिखाइएगा, अभी अपना फेस पे दिखाइए। कैसे खतरे में आरक्षण? संविधान इसमें खतरे में है। हमारे नेताजी बता रहे हैं संविधान खतरे में है। हाँ, नेताजी बता रहे हैं, आपने मान लिया? क्यों नहीं मानेंगे? आपने सर्च करने का प्रयास किया कि भाई देखे कि आरक्षण जो है कि आरक्षण की वजह से दिक्कत हो रही है देश में, कि संविधान की दिक्कत हो रही है? किया नहीं से मिला नहीं अभी रिजल्ट हमको। आपने सर्च नहीं कि सर्च किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला? सीट मिली थी। अगर डिग्री कॉलेज में देखी जाए, जो प्रोफेसर की सीट थी 24 की, सब आरक्षण के तहत उन्हीं लोगों की मिली है। वो भी बड़े लोगों की मिली है आरक्षण हम लोगों। आरक्षण तो छोटी जातियों के लिए, गरीब लोगों के लिए है ना, तो अमीर लोग कैसे आरक्षण के तहत पा गए? नहीं, उनकी जो सीट थी वो मिली, उसमें तो हमारा हक था कि हमको क्यों नहीं मिला। हमारी सीट उनके लिए मिल गई। क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं आरक्षण के तहत उनको मिल गई, ये तो आरक्षण के तहत ST SC को मिलनी चाहिए। आपको आरक्षण समझना होगा। क्या आरक्षण है क्या? OBC 54%, जो 27% आरक्षण मिलता है उनको, उसमें मुस्लिम को ही ला दिया गया है। और सामान्य जो है आपका 10% 12% है, उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। 10% है जो गरीब है उनका नहीं, ये चीज वो गरीब सवर्ण को दिया गया है। गरीब सवर्ण को दिया गया है। जो PWD है ना उनको दिया गया है ना, जो
मतलब कि जो लोग सवर्ण में जो गरीब व्यक्ति है ये देखिए 10% है। 10% हैं, उनको 10% आप आरक्षण दे दिए, 10 हैं 10 दे दिए आप। और हम जो है 85 हैं या 54 है, ओबीसी 54 है, 54 को आप देते हैं 27%, तो 10% को 10% क्यों दिए आप? है कि नहीं है? तो ये आरक्षण पर खतरा है कि नहीं है? अभी बीएचयू में सूचना ऐसे ही मोबाइल पर मिली कि 300 सीटें थी, 300 पे 300 सामान्य हैं। क्या ओबीसी उसमें नहीं जा सकते? इसके पहले सरकार में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ भी ऐसे ही भर्ती की गई। क्या वहाँ केवल सामान्य हैं और उसमें विशेष वर्ग, उसमें विशेष सामान्य में? टीचर की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट की बात? मैं टीचर की बात कर रहे हैं हम। टीचर 300 स्टूडेंट थोड़ी ना है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मात्र 300 स्टूडेंट नहीं है, या बीएचयू में बनारस में जो यूनिवर्सिटी है उसमें 300 स्टूडेंट नहीं, टीचर हैं। तो टीचर में उनको देना चाहिए, क्यों नहीं दिए? आरक्षण जब है लागू तो उसमें देना चाहिए ना। तो आप 300 में अगर मैं ऐसे भी कर लें तो हमको अगर मैं 54% मिला है तो 150 के ऊपर हम जा रहे हैं, 162 हमको। एक चीज ये भी है कि आपने टीचरों की बात तो कर ली कि उनको आरक्षण मिला हुआ, वो हो गए सारे। ये स्टूडेंट की बात करें तो ये भी तो आरक्षण से होता है ना, जिसमें जनरल नहीं हो पाता, SC होते हैं। SC ST अपनी सीट में होते हैं, अपनी सीट में होते हैं। अपनी योग्यता से तो नहीं होते ना, जहाँ उनको 90 चाहिए वहाँ इनका 33 में हो। उसको भी सुनिए, SC और ST को अगर में 2% आरक्षण मिला है तो 100 में 2 सीट अगर में है तो ST उस पे जाएगा। नहीं, 2% नहीं मिला है। कितना मिला है बताइए? कितना मिला है ये तो सवाल तो है ना। SC ST OBC जो भी हैं सब मिला के 85 हैं। 85-15 का नारा चलता है ना। तो 85 में अगर में जो भी लोग आते हैं तो 85 में उनको क्यों नहीं रखा जाता? 85 115 का अगर में है तो उसमें 85-15 चलता है, तो 85-15 में 85% तो चाहिए, लेकिन 15% के उस को ही जो है 100% कर दिया जा रहा है। लड़ाई इसकी है। आरक्षण बचा लेंगे तो नौकरी मिलने लगेगी। काहे नहीं मिलेगी नौकरी? जब आरक्षण के तहत हमको नौकरी मिला। मेन तो इसी झगड़ा आरक्षण ही का है। आरक्षण ही है ये सब कुछ। ये भी तो सवाल बनता है ना कि आरक्षण खत्म कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दिया ताकि सबको बराबर शिक्षा मिले और सारे लोग यही चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। शिक्षा देने के बाद भी लीक हो जा रहा है तो क्या करेगी पब्लिक? सबका लीक होगा ना, जो सवाल रहेगा उनका भी लीक होगा, जो SC ST होगा। लीक करवाते हैं, अपने जो लेके बैठ जाते हैं। अगर जो वही दूसरा कराता, अगर ये सपा या कांग्रेस हो तो उनका बुलडोजर गिर जाता, बुलडोजर घर गिरवा देता। और उनका घर गिराने के लिए योगी और मोदी जो है घर में बैठे हुए हैं। उनकी औलाद तो है नहीं, वो करेंगे क्या? वो दूसरे का दर्द क्या जानेंगे? मेरी औरत का दर्द क्या जानेंगे? जो अपनी बहन का नहीं देखता है, वहाँ पे जो हरिद्वार में जो बैठ के माला बेचती हैं उनको देखने नहीं जाते हैं, वो क्या योगी बात करेंगे? तो परिवारवाद के खिलाफ है ना। क्या परिवारवाद? क्या अपने घर नहीं थे? आज वो 7 साल से 8 साल से वहाँ पे हैं। पहले तो मठ में थे ना। कहाँ मठ में थे? वहाँ कहाँ मठ में? खाली उनका नाम मठ है, खाली मठ को खाली नाम उनका है। ढोंगी जितने बड़े वहाँ ना दुनिया में कोई नहीं ढोंगी है, ये दोनों लोग तो ढोंगी है। परिवारवाद का मतलब क्या समझेंगे? जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद का क्या मतलब समझेंगे? राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए क्या? नहीं, परिवारवाद जब वो बार बार परिवारवाद करते, क्यों नहीं परिवार? ये तो राजा रानी वाला जब जमाना था तब परिवार चलता था ना। अभी अपना परिवार बढ़ा लेते, क्यों छोड़े? प्रधानमंत्री शादी किए थे, क्यों अपना परिवार छोड़ दिए? क्यों नहीं उसको साथ रखते? चुनाव के मामले में देश दूसरे का बचा ही नहीं पाए, अपनी औरत का मंगलसूत्र बचा ही नहीं पाए, वो बेच दिए। दूसरे का मंगलसूत्र कहाँ बचाएंगे? मुद्दे पे बात करिए जो सही बात है जो वाली है। अब हम लोग बचाने के लिए सरकार कभी हमने ये कहा कि राजनीति के मैटर में देश के मामले में ये सारी बातें कर रही है। क्या कहे कि अगर जो उनकी सरकार आएंगे तो मंगलसूत्र बेच देंगे। बेरोजगारी महंगाई खत्म करना, सरकार बदलना है। सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी वाली मेंटालिटी खत्म करिए, मुद्दे की बात करिए। नौजवान, किसान, छात्र, बेरोजगार और अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, नाऊ धोबी, दर्जी की बात करिए। आप मुद्दे की बात करिए। ये मत पूछिए कि नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया या जनता ने ये जो भी है इस पे आप मुद्दे बात करिए। नरेंद्र मोदी ने कितना रोजगार दिया ये पूछिए, नौजवानों का कितना उत्पीड़न किया ये पूछिए आप।
ये बताइए, पूछिए, बताइए दोनों। बिल्कुल बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी, दिनेश लाल निरहू, एक मिनट भैया, एक मिनट। जिस एक कितनी शर्म की बात है कि एक लोकसभा का चुनाव होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा काफिला लगा देते हैं, पूरा शासन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भेज देते हैं, शासन प्रशासन मंत्रिमंडल सबको माननीय प्रधानमंत्री जी एक भेज देते हैं। और शर्म आनी चाहिए, मुझे तो बड़ी शर्म की बात है कि एक उस नेता को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं जो किसी चट्टी चौराहे पर बैठ के धर्मेंद्र यादव अपने लोगों की बात नहीं करता है। वो विधानसभा लोकसभा के अंदर अपने लोकसभा के लोगों की ललकार के, लोकसभा के आगे, लोकसभा स्पीकर के आगे अपने लोगों की ललकार की आवाज उठाने का काम करता है। उसका नाम धर्मेंद्र यादव। और जहां तक कि आपकी बात हुई नौजवानों की, इस सरकार से, निकम्मी सरकार को कूद के कहीं चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। इनके यहाँ हमेशा जब आता है, एक सबसे बड़ी चीज है कि जब चुनाव होता है तब परीक्षाएं आती हैं। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट देखिए इनका, दिमाग देखिए कि जब चुनाव आता है तब परीक्षाएं आती हैं, और जब चुनाव के आचार संहिता उल्लंघन का टाइम आता है तब उस टाइम ये परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों से हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाएगी? अरे अब तक राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म। अब क्या बचा इनके पास? अब बचा एक ही मुद्दा कि बेरोजगार को इस तरह झुंझुनाता देते रहो नौजवानों को कि ना कभी ये बन पाए कुछ और ना कभी इनके पास रोजगार रहेगा। और जहां तक आपके माध्यम से, आप भी सर्वे करते, मैं भी जानता हूं कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सरकार में कोई भी वैकेंसियां नहीं है। ये फालतू की बेवकूफ़ बनाने की झूठी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियां झूठी हैं। जिस देश का मुखिया झूठा हो, जिस पार्टी का गार्जियन झूठा हो। अब की बार भाजपा गई हार, वो तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं जाने वाली है। हम लोग की कमाई 300 हो गई, 400 हार होने वाली है। लगा रहे हैं ना नारा, अब की बार 400 पार, आप कह रहे हैं 400 का नहीं, अपनी 400 हार पूर्वांचल में। अरे ये क्या तरीका हुआ? पीछे से आ रहा, उठे लेंगे आराम से, जाइए आराम से। यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी वहाँ पे गए, उसके बाद करेंगे और इसके आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं। अब आगे की तरफ चलेंगे, वहाँ से इसके बाद काफिला जो है कि और आगे तक जाएगा। ये पैदल मार्च करने वाले हैं या फिर जो है कि गाड़ी से जाएंगे, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये गाड़ी से जो उनका काफिला जाएगा वो गाड़ी से जाएगा। यहाँ पे देखिए मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, महावीर हनुमान जी के मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने गए हैं। और दर्शन करने के बाद जो है कि यहाँ से गाड़ी में सवार होकर के, साथ में दुर्गा यादव जी हैं और धर्मेंद्र यादव जी हैं, दोनों लोग हैं, यहाँ से सफर की शुरुआत करेंगे और इसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है पेपर से लीक मुक्ति पाओ, पीडीएस सरकार बनाओ। यहाँ पे तो क्यों इसमें धक्का खा रही है? पीडीएस सरकार की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग निकलते हैं, आगे चलते हैं।